वेलकम टू कॉन्कर आईएएस। हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में जो अब तक हमने पढ़ा है वह है अरब आक्रमण। और अरब आक्रमण के क्रम में हमने 3 आक्रमणकारियों को पढ़ा है, जिनमें एक है मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा है महमूद गजनी, और तीसरा जो हमने पिछली स्लाइड में कंप्लीट किया था मोहम्मद गौरी। अब इसके क्रम में जो अगला जो हम आज से प्रारंभ करने वाले हैं वह है सल्तनत काल। आज हम सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इसमें कौन कौन से शासक हैं, क्या क्या उन्होंने कार्य किए, इन सब के बारे में। और ये जो मध्यकालीन का ये जो कोर्स हमने चालू किया है, ये आपके यूपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस और अदर स्टेट्स जिनमें भी इतिहास प्री में आता है, उन सभी में के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो जैसा कि मैंने कहा, हम पढ़ने वाले हैं सल्तनत काल। सल्तनत काल का इरा माना जाता है 1206 से 1526 ईस्वी के मध्य। इसमें जो वंश हैं जो स्थापित हुए, जिनमें सबसे पहला गुलाम वंश, उसके पश्चात आया खिलजी वंश, उसके पश्चात तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश। और इन्हीं सभी शासकों में जो हम जब पढ़ेंगे तो उनके बारे में देखेंगे कि इनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, इनका प्रशासन कैसा था, इनकी आर्थिक व्यवस्थाएं, इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। और हम देखेंगे विभाग, जैसे कि दीवाने बंदगान, इस तरह के जो भी विभागों की स्थापना हुई थी। सैन्य विभाग थे, कुछ गुलामों के लिए विभाग थे, कुछ क्या कहते हैं इन्हें, जो दान धर्म के लिए जो विभाग थे, उन सब के बारे को विकसित किया गया था, उन्हें बनाया गया था। किन शासकों ने उन्हें बनाया, कैसे बनाया, किन किन परिस्थितियों में बनाया, क्यों बनाया, उसके क्या प्रभाव थे, क्यों क्या क्या कारण थे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके पश्चात जो लोधी वंश के ही समय जब सल्तनत कमजोर हुई और उस समय जो नए राज्य उदित हुए, जिनमें पहला था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहला संगम वंश, उसके बाद सुलभ, उसके बाद तुलुभ, फिर अराबिडु, मतलब ये अराबिडु वंश, इनके बारे में पढ़ेंगे। और इसी के समानांतर जो शुरू हुआ वह था एक बहमनी राज्य, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इनके पश्चात कुछ स्वतंत्र प्रांतीय राज्य भी थे जो उस समय जिनका उदय हुआ, जो प्रकाश में है, जिनमें कि एक जौनपुर, कश्मीर, मालवा, बंगाल, मेवाड़, गुजरात, खानदेश, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और इनके पश्चात जब हम आगे के क्रम में पढ़ेंगे, उसके पश्चात हम मुगल काल प्रारंभ करेंगे। तो अभी फिलहाल इतना है। तो जो हम पढ़ने वाले थे उसमें ये जो सबसे पहले जो हम आज प्रारंभ करने वाले हैं वह है गुलाम वंश। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर मतलब पिछले वीडियो में जब मैंने आपको बताया था मोहम्मद गौरी के बारे में, तो मैंने बताया था कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु जब 1206 में हो गई। उसके पश्चात भारत का जो प्रशासन था वह कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त हुआ। मतलब ऐसा क्या था कि मोहम्मद गौरी का शासन उसके गुलामों को दिया गया, जबकि तुर्कों की एक जनजातीय संरचना थी जिसमें कि शासन का पदभार और अन्य चीजें जो थी वो या तो सगे संबंधियों को मिलती थी या भाइयों को मिलती थी, जो भी उनके निकटस्थ थे उन्हें मिलती थी, पर गुलामों को नहीं दी जाती थी। पर इसमें गुलामों को दी गई, ऐसा क्यों था? तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, पिछली बार जो हम पढ़ रहे थे उसमें बताया था कि इसने भारत में अपनी प्रशासनिक संरचना को चेंज कर दिया था। यह नहीं चाहता था कि भारत में तुर्की जनजातीय संरचना विकसित हो, तो जिसमें इसने अपने राज्य को अपने गुलामों में, जो प्रिय गुलाम थे इसके, उनमें बांट दिया, जिसमें 3 जो नाम आते हैं, जिनमें एक है नसीरुद्दीन कुबाचा, एक है यालदोज, और तीसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक। जिसमें यालदोज को पुत्र की उपाधि देकर उसने गजनी का राज्य दे दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक उसका एक भरोसेमंद गुलाम था, इसे भारत का राज्य मिल गया था। इसी क्रम में हमने देखा था, पिछली बार बताया था कि कैसे मध्य एशिया और भारत की राजनीति आपस में जुड़ गई।
तो इसी क्रम में जो अब हम देखने वाले हैं वह गुलाम वंश को देखने वाले हैं कि भारत में इसकी नींव किसने कब कैसे डाली। तो गुलाम वंश की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक, ये मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में राजगद्दी पर बैठा। किंतु इस समय यह सुल्तान नहीं था। मतलब कहने का ऐसा है कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हम जो कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल है, इसे 3 भागों में बाँट के देख सकते हैं। जैसे कि पहला जो भाग है, इसमें देख सकते हैं हम, ये इसे मोहम्मद गौरी के शासक के रूप में, मतलब प्रशासक के रूप में। जैसे में पहला जो देख सकते हैं हम, 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में विजेता बनने के बाद जब वह वापस चला गया मोहम्मद गौरी, तो उसने अपना प्रशासन कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में सौंप दिया और उससे कहा कि तुम इसके प्रशासन को देखो। तो पहला जो समय काल है वो 1192 से 1206, जब तक कि कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी की मृत्यु नहीं होगी, तब तक का पहला कार्यकाल हम इसे देख सकते हैं, जो कि जिसे कहा जा सकता है कि मोहम्मद गौरी के प्रशासक के रूप में। दूसरा समय काल इसका देखा जा सकता है 1206 से 1208 के मध्य, मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी के रूप में। किंतु इस समय यह दासता से मुक्त नहीं है, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की है, यह एक स्वतंत्र शासक नहीं है, यह शासक है। मतलब कहने का मतलब है कि भारत में इसने गुलाम वंश की नींव डाल दी है, किंतु यह इस समय भी गुलाम है, उसे दासता से मुक्ति पत्र जो होता है वो प्राप्त नहीं है। तीसरा, जब इसने मुक्ति पत्र प्राप्त कर लिया उसके बाद 1208 से 1210 के मध्य, इन 3 कालों में हम इसके प्रशासन को देख सकते हैं। इसमें ये औपचारिक रूप से दासता से मुक्त था। इसके पश्चात इसने 2 वर्ष शासन किया। तो अब जो हम देखने वाले हैं वो ये कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो गुलाम वंश है इसके 2 नाम और हैं। एक है मामलुक वंश, दूसरा इलवरी वंश। इलवरी वंश इसलिए क्योंकि जो इल्तुतमिश है वो एक इलवरी तुर्क था, और कहा जाता है कि सल्तनत काल में गुलाम वंश की वास्तविक नींव जो रखी वो इसी ने रखी, इसलिए इसे इलवरी वंश भी कहा जाता है। और ऐसा कह सकते हैं कि इसके ही पश्चात इसका जो, मतलब जो वंश परंपरा है वो एक तरह से चल पड़ी थी। इसके पश्चात इसका पुत्र बना, इसके पश्चात इसकी पुत्री, और उसके बाद इसी के वंशज जो थे वो गद्दी पर बैठे, इसलिए इसे इलवरी वंश भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को जब भारत का प्रशासक नियुक्त किया गया, तो ऐसे में इसने कौन कौन से कार्य किए जिससे कि ऐसा कहा जा सकता है कि इसने भारत में तुर्की साम्राज्य या गुलाम वंश की नींव रखी। जिसमें पहला तो ये था कि जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई उसके पश्चात इसने मोहम्मद गौरी का जो साम्राज्य था उसे बिखरने से बचाया। इस क्रम में इसने मेरठ के और पास के इलाकों को जीता भी था, जिससे कि, और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र की ओर भी बढ़ा था, जिससे कि जो उसका साम्राज्य था वो बिखरने से बच सके। दूसरा ये कि इसने, जो कि हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि यालदोज, जो कि गजनी का शासक था, भारत का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इस समय भारत की राजनीति मध्य एशिया से जुड़ी हुई थी, और यालदोज को कुतुब मोहम्मद गौरी ने एक तरह से पुत्र की उपाधि दे रखी थी। तो यालदोज का कहना था कि उसका जो साम्राज्य है, या उसके उसके साम्राज्य के अंतर्गत भारत का जो साम्राज्य है वह भी आता है। वो कहता था कि उसके जो भारत का राज्य है, भारत में जो तुर्की राज्य है, जो गुलाम वंश है या कहें कुतुबुद्दीन ऐबक है, इस पर यालदोज अपनी हिस्सेदारी मानता था। वह कहता था कि इस पर मेरी प्रभुसत्ता है। तो इस प्रभुसत्ता को से स्वतंत्रता दिलाने का काम इल्तुतमिश ने किया। इल्तुतमिश ने यालदोज को की महत्वाकांक्षा को इसकी जो महत्वाकांक्षा थी इसे नियंत्रित किया, और भारत के राज्य को गजनी से बचा कर रखा। तीसरा कार्य जो इसने किया वह यह कि इसने अपनी जो राजधानी थी वो दिल्ली न बनाकर लाहौर बनाई। इसका कारण एक ये था कि यह यालदोज के निकट रहकर उसकी गतिविधियों पर नजर रखना चाहता था। वह भारत की उत्तर पश्चिमी जो सीमाएं थी, जैसे कि मान लो ये
ये उस समय का पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये गजनी है, तो और ये लाहौर है। तो बस ये यहाँ पर रहकर ये अपने जो उत्तर पश्चिम की सीमाएं थी इन्हें बचाना चाहता था, इसलिए इसने अपनी राजधानी लाहौर स्थापित की थी। लाहौर स्थापित करने के क्रम में एक अच्छा कार्य यह हुआ कि इस पर सांस्कृतिक लाहौर जो स्थान था वह एक सांस्कृतिक प्रभाव में आ गया, सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभर के आया। कारण जो पिछली बार मैंने बताया कि मध्य एशिया में मंगोलों की मंगोलों के कारण मध्य एशिया में काफी उथल पुथल थी, जिस कारण वहां से कलाकार, शिल्पकार, सूफी संत, विद्वान इत्यादि वहां से पलायन करके भारत की ओर आ गए और भारत में आकर लाहौर लाहौर में स्थापित हो गए। स्थापित होने के पश्चात इन्होंने आसपास के समाज को, आसपास के लोगों को प्रभावित करना शुरू किया, लोगों से जुड़े मिले, एक तरह से समाज में स्थापित हुए, जिससे कि जो लाहौर है वो एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरा। और जिसने आगे क्या, आगे लेखन के क्रम में, जिसमें कि जो भारतीय ग्रंथ थे उनका अनुवाद फारसी में किया, भारतीयों ने भी फारसी भाषा सीखी, और जो अरबी ग्रंथ थे उनका कुछ अनुवाद भारतीय या देसी भाषाओं में किया। तो यह सारे कार्यक्रम इसी के शासनकाल में हुआ, क्योंकि कहा जाता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है यह एक, मतलब संस्कृति का संस्कृति को बचाने में और उसे संरक्षण देने में काफी आगे था। इसके समय इसके दरबार में दो विद्वान थे। एक था हसन निजामी, जिसने ताज उल मासिर ताज उल मासिर नाम से ग्रंथ लिखा था। इसी ग्रंथ से सबसे पहले यह ज्ञात होता है कि भारत में तुर्क राज्य की स्थापना कैसे और कब हुई, इस सब के बारे में। दूसरा जो विद्वान इसके साथ दरबार में था, जिसे इसने संरक्षण दिया था, उसका नाम था फक्र ए मुदब्बिर। इस विद्वान ने आदाब उल हर्ब बा ग्रंथ लिखा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापत्य में भी कुछ योगदान दिया। हालांकि इसे समय अधिक नहीं मिल पाया, पर जो जितना भी समय मिला, उसमें जितना भी इसने काम किया, जिसमें एक है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, इसी ने बनवाई। कुतुब मीनार की नींव इसके द्वारा रखी गई। हालांकि यह इसे पूर्ण नहीं कर पाया, इसे पूर्ण कराने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो हमने अभी तक देखा, वह किस तरह से इसने साम्राज्य को इकट्ठा किया, जोड़ा, उसे बिगड़ने से बचाया, किस तरह से मध्य एशिया से अपनी राजधानी को बचा के रखा, इन सब के बारे में देखा। इसके बाद देखते हैं इसका उत्तराधिकारी, इसकी मृत्यु, क्योंकि 1210 में चौगान खेलते हुए एक घोड़े से गिर जाने के कारण हो गई थी। इसके पश्चात इसका उत्तराधिकारी, इसका पुत्र आराम शाह हुआ। यह मात्र 8 महीने तक राजगद्दी पर रह पाया। यह एक ही अयोग्य शासक था। इसके शासनकाल में बयाना, ये आराम था। इसके शासनकाल में बयाना, जालौर, रणथंभौर, और एक और जिला था, क्या नाम था उसका, डिस्ट्रिक्ट था, ग्वालियर। हाँ, इसके शासनकाल में ये चार जो डिस्ट्रिक्ट थे या चार राज्य थे, वो उन्होंने विद्रोह कर दिया और वो सल्तनत से अलग हो गए, जिन्हें बाद में इल्तुतमिश ने जीता और वापस से मिलाया था। इसी कारण इसी कारण जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश ने भी
कुतुबुद्दीन ऐबक की गद्दी पर अपना अधिकार, या कहें कि अपना हिस्सा, या क्या कह सकते हैं उसे, कि अपना अधिकार माना। उसने कहा कि जब मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी उसका गुलाम हो सकता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी उसका गुलाम क्यों नहीं हो सकता। इस पूरे सल्तनत काल में एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि इस पूरी सल्तनत काल में पुत्र बनाम गुलाम विवाद चलता ही रहा था, जिसमें ये कहा जा सकता है कि इसमें ये एक सवाल, एक बड़ा सवाल हमेशा रहा था कि शासक के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, उसका गुलाम या उसका पुत्र। तो ये एक तरह से पूरे सल्तनत काल में ये विवाद चलता ही रहा है, जिसमें कि हम आगे देखेंगे कि किस तरह से एक पुत्र बने, उसके बाद पुत्रों को हटाकर किस तरह से गुलामों ने शासन किया। इस सब के बारे में हम आगे धीरे धीरे देखेंगे। अभी हमने देख लिया कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा आराम शाह, तीसरा इल्तुतमिश। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग करेक्टर है, इसके बारे में देखते हैं। जैसे इल्तुतमिश, इल्तुतमिश एक इलबरी तुर्क था, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद दोनों ही था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तब यह बदायूं का गवर्नर था। इसी ने आराम शाह की हत्या कर उसे गद्दी से हटाकर खुद को गद्दी पर स्थापित किया। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की नींव रखी, पर उसका वास्तविक संगठन करता था, जो उसका वास्तविक संगठन करता था, वह इल्तुतमिश था। पर ऐसा कहा क्यों जाता है, तो इस क्रम में हम कुछ देखते हैं, वो कुछ कारण जिसकी वजह से इसे वास्तविक संगठन करता कहा जाता है। जैसे कि एक कारण ये हो सकता है कि इसने संगठित जो किया उसमें सैनिक विजयों को लेकर, भारतीय राजनीति को मध्य एशिया की राजनीति से अलग कर कर, महत्वाकांक्षी अमीरों पर नियंत्रण कर कर, प्रशासनिक पुनर्गठन के द्वारा, इन सारे कुछ कारणों की वजह से कहा जा सकता है कि इसने मतलब इन कारणों की वजह से इसे वास्तविक संगठन करता कहा जा सकता है। इन सब कारणों को थोड़ा बहुत एक एक करके हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जैसे कि पहला जो कारण मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, सैनिक विजय के कारण। कहने का अर्थ ये है कि आराम शाह के समय, जब आराम शाह लाहौर में उसे सिंहासन पर बैठा था, तो इसके समय पर बयाना, जालौर, रणथंभौर और ग्वालियर सल्तनत के हाथ से निकल गए, जिन्हें सैनिक विजय से पुनः इल्तुतमिश ने सल्तनत में लिया, या इन्हें पुनः इल्तुतमिश के द्वारा जीता गया। दूसरा, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि भारत की राजनीति और मध्य एशिया की राजनीति जुड़ी हुई थी, तो इल्तुतमिश ने जरा भी मध्य एशिया में कुछ उथल पुथल होती तो भारत की राजनीति प्रभावित होने लगती। तो इस कारण को देखते हुए इल्तुतमिश ने भारतीय राजनीति को मध्य एशिया की राजनीति से अलग किया, जिस क्रम में उसने सबसे पहला काम ये किया कि उसने यालदोज को निपटा दिया, मतलब यालदोज के साथ युद्ध किया, यालदोज को मार दिया। दूसरा काम जो इसने किया वो ये कि भारत को मंगोलों के आक्रमण से बचाया। मंगोलों के आक्रमण से बचाया का अर्थ ये है कि चंगेज खां ने जब ख्वारिज्म पर आक्रमण किया, तो ख्वारिज्म का जो शासक था, ख्वारिज्म पर आक्रमण करने के पश्चात जो ख्वारिज्म का शासक था मंगवर्णी, वह भागकर भारत आया और इल्तुतमिश से शरण मांगी। पर इल्तुतमिश ने यह कहकर मना कर दिया कि आपको भारत की आबो हवा रास नहीं आएगी, और यह जवाब देकर वापस भेज दिया। तो इस क्रम में जब उसने मंगवर्णी को भारत में शरण नहीं दी, तो चंगेज खां ये देखकर लौट गया और भारत चंगेज खां के क्रूर आक्रमण से बच गया। एक कार्य ये किया जिसमें उसने अपने सल्तनत के राज्य को बचा के रखा। तीसरा काम जो इसने किया वह यह कि जो महत्वाकांक्षी अमीर थे उन पर नियंत्रण किया। कहने का अर्थ यह है जैसे कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, उसके पश्चात बंगाल के अमीर ने विद्रोह कर दिया,
जो कि था गयासुद्दीन। गयासुद्दीन बंगाल का अमीर था और इसने विद्रोह कर दिया। तो कुतुबुद्दीन सॉरी इल्तुतमिश ने गयासुद्दीन को दंडित किया, वहां के विद्रोह को दबाया और एक सख्त संदेश दिया कि जो ताज है, मतलब जो सिंहासन है, उसकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। गयासुद्दीन को दबाने के पश्चात उसने एक सख्त संदेश दिया था। तो ये एक और कार्य था जो इसने जिस क्रम में, मतलब जो जब इसने अपनी सल्तनत को इकट्ठा किया, उसे संगठित किया, तो उस क्रम में एक यह कार्य भी उसने किया था कि महत्वाकांक्षी अमीर जो थे उनको नियंत्रित किया था। इसके पश्चात ये तो कुछ थे सैनिक और अमीरों से रिलेटेड कारक जिनको लेके उसने कार्य किया था। अगला अगला कार्य जो उसने किया अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए, वह था प्रशासनिक पुनर्गठन। उसने जो प्रशासन था, जो प्रशासनिक पुनर्गठन, जो प्रशासनिक कार्य थे उससे सब पूर्व जो हो रहे थे, या जो भी विभाग वगैरह थे, या जो भी लोग उस पद पर आसीन थे, उनको एक तरह से दोबारा से बनाया, इसका पुनर्गठन किया। जिसमें पहला काम जो उसने किया वह यह कि इसने एक दल बनाया, तुर्क के चहलगानी। इसमें 40 सदस्य होते थे। इन 40 सदस्यों की मदद से इसने अपने विस्तार को, अपने साम्राज्य को विस्तार दिया। दूसरा काम इसने किया एकता व्यवस्था, जो कि मैं पिछली बार बता चुका हूं कि एकता व्यवस्था क्या थी। सैन्य व्यवस्था में सुधार करके और मुद्रा व्यवस्था में सुधार करके इसने अपने साम्राज्य को संगठित किया। तीसरा काम जो इसने किया वह थी न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था के क्रम में ऐसा कहा जा सकता है कि इसने प्रत्येक नगर में एक काजी और अमीर ए दाद, अमीर ए दाद नाम से अधिकारियों को नियुक्त किया, जो कि न्याय व्यवस्था को देखते थे। इस क्रम में जो कि अगला कार्य जो इसने किया वह यह कि यह अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली ले आया। मैं कहने का अर्थ यह है कि अगर राजधानी मध्य एशिया से, यानी कि गजनी से, उस समय जो कि प्रभाव में था, उससे जितनी दूर रहेगी उतना अच्छा। तो इसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाने के पश्चात एक तरह से मध्य एशिया की राजनीति से भारत को पूरी तरह से काट दिया। भारत की राजनीति को पुनः मध्य एशिया की राजनीति में जोड़ने का काम बाबर करेगा। इससे पूर्व ये काम होगा नहीं। जब इल्तुतमिश ने इसे अलग कर दिया, इसके बाद से मुगल काल तक भारत की राजनीति मध्य एशिया की राजनीति से अलग ही रहेगी। तो इसमें इतना ही था। इल्तुतमिश किस प्रकार सल्तनत काल का वास्तविक संगठन करता था, हमने ये देखा। इसके पश्चात अब हम देखते हैं इसके उत्तराधिकारी के बारे में। इल्तुतमिश ने जो संगठन बनाया था तुर्क ए चहलगानी, उसके द्वारा किए गए कार्यों में एक सबसे बड़ी समस्या जो थी वो ये कि उसने ये जिस उद्देश्य से इस संगठन को बनाया था, इस संगठन ने वह कार्य नहीं किया। बल्कि उसी के शासनकाल में जब ये महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली हो गए, तो इन्होंने सत्ता पर बैठने वाले राजा के क्रम में, या जो राजा गद्दी पर बैठेगा कौन सा नहीं बैठेगा, यह तय करने का अधिकार एक तरह से इन्हीं को मिल गया। ये चाहते थे कि राजगद्दी पर इनके हाथ की कठपुतली बैठे, जिससे कि इनके जो हित हैं वो सदे रहें। तो इसी क्रम में इन्होंने जो राजगद्दी पर बिठाया था इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी, उसका नाम था रुकमुद्दीन। रुकमुद्दीन गद्दी पर रुकमुद्दीन को इन्होंने गद्दी पर बैठाया, पर किंतु चूंकि रजिया एक योग्य शासक थी और वह जानती थी कि वह योग्य है, तो क्यों ना वह सत्ता पर बैठे। तो जो रजिया है, यह एक बात और जानती थी कि जो तुर्क चहलगानी है, ये उसका साथ नहीं देंगे। इसलिए इसने शक्ति का वैकल्पिक केंद्र ढूंढना प्रारंभ किया, जो इसे मिला प्रजा के रूप में। जब आराम शाह दिल्ली से बाहर गया था, तब यह
लाल कपड़ों में, ऐसा कहा जाता है कि ये लाल कपड़ों में जनता के सामने गई और उनसे प्रार्थना की या उन्हें बताया कि किस तरह से इसका जो भाई है रुकमुद्दीन वह सल्तनत के लिए या उसके सास जो राज्य है उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, और किस तरह से यह उनके लिए या उनके हितों में कार्य करेगी। इसी क्रम में तो ऐसा कह सकते हैं ये पहली शासिका थी सल्तनत की जो प्रजा के समर्थन से जिसने प्रजा के समर्थन से गद्दी हासिल की और उन्हीं के समर्थन से गद्दी पर बैठी रही। ये जो रजिया सुल्तान है इसका जो शासनकाल है वो 1200 वह 1236 से 1240 यानी मात्र 4 साल के मध्य माना जाता है। इस 4 साल में कहा जाता है इसने इतना कार्य कर दिया था कि कोई सुल्तान जिसे 12-15 सालों में भी नहीं कर सकता था, उतना कार्य इसने 4 सालों में किया था। अब इसके राजा बनने के क्रम में जो जो बाधाएं थी उनके बारे में देख लेते हैं। अभी तो मोटे मोटे तौर पे तो हमने देख लिया क्या बाधा थी, पर और क्या क्या हो सकती थी। जिसमें सबसे पहले तो एक बाधा थी तुर्के चहलगानी, दूसरी थी सोच, मतलब सामंती वातावरण की सोच की कैसे एक महिला हम पर शासन कर सकती है, महिलाओं की हीन स्थिति, राजपद की स्थिरता अस्थिरता। कहने का अर्थ है कि जो कि मैंने बताया था कि ऐसा था कि राजा के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा, गुलाम या पुत्र या पुत्री या उसका वंशज। एक तो ये जो कि जिसने की राजपद की स्थिरता को बढ़ा दिया था, ऊपर से रुकमुद्दीन जो कि एक अयोग्य शासक था उसने, और तर्क चैलगानी जो संगठन था इसकी महत्वाकांक्षा ने, ये इसकी बाधाएं थी। अच्छा, एक चीज जो इसके क्रम में वो आगे हम देखेंगे वो ये कि जो इसकी जो बाधाएं थी इन्हें दूर करने के लिए रजिया सुल्तान ने कदम कौन कौन से उठाए थे, उसने ऐसे क्या क्या कार्य किए थे जिससे कि वह शासक गद्दी पर बैठने के बाद वह गद्दी पर बनी रहे। इसके लिए उसके मध्य जो बाधाएं थी उन्हें दूर करने के लिए उसने क्या क्या कर्म किए। पहला तो यही कि उसने प्रजा का समर्थन हासिल किया, उसके समर्थन से गद्दी प्राप्त की और उसी के समर्थन से गद्दी पर बनी भी रही। तुर्के चहलगानियों की जो शक्ति थी उसका वैकल्पिक आधार ढूंढा जो कि था प्रजा, क्योंकि जैसा प्रजा चाहेगी वैसा ही होगा, ये तो जाहिर सी बात ही है। इसके पश्चात इसने एक कार्य किया महत्वाकांक्षी अमीरों को दमाने का। ये क्यों, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि इसके समय में जब ये गद्दी पर बैठी उसके पश्चात कुछ विद्रोही अमीरों ने विद्रोह कर दिया जिन्हें इसने दंडित किया। इसी क्रम में जो मतलब महत्वाकांक्षी अमीरों को दबाने के क्रम में जो इसने एक कार्य किया वो ये है कि एक इसका अमीर था जुनैदी, जिससे इसे अपेक्षा नहीं थी कि वह विद्रोह करेगा, उसे राजधानी से भगाने का कार्य भी इसी ने किया। लाहौर में एक अमीर था जिसका नाम था कबीर खान, उसके विद्रोह को दबाया। ग्वालियर के मुफ्ती अमीर जुनैदी, इसकी हत्या करवा दी। ये सारे कुछ कर्म कार्य थे जो इसने महत्वाकांक्षी अमीरों को तोड़ने के लिए किए थे। अच्छा, इसमें एक चीज और कि दरबार में चूंकि तुर्की अमीरों का बोलबाला था, इन्हें तोड़ने के लिए भी इसने कुछ काम किए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये भी इसके शासन के मध्य या इसके जो इसका जो एकाध राज्य है या राजपाट है उसे चलाने के मध्य ये बाधा उत्पन्न कर सकते थे। तो इस बाधा को दूर करने के लिए इसने ये किया कि जो तुर्की अमीर थे उस समय शासन प्रशासन में इनका एकाधिकार था। इस एकाधिकार को तोड़ने के लिए इसने गैर तुर्कों को जगह दी, जिसमें कि एक ये था कि एक हसन गौरी नाम का व्यक्ति था जिसे इसने सेनापति बनाया, और एक था याकूत जिसे इसने अमीर ए आखूर का पद दिया। अमीर एक आखूर बहुत ही इंपॉर्टेंट पद था जो कि जिसे कि अस्तबल का अधिकारी भी
कहा जाता था। ये कुछ महत्वपूर्ण पद इसने गैर तुर्कों को दिए, जिससे कि तुर्की अमीरों की का जो शासन में एकाधिकार है उस पर चोट की जा सके, उन्हें तोड़ा जा सके। इस क्रम में एक प्रयास इसने यह किया, और खुद को खुद को सिंहासन पर बनाए रहने के लिए और राज दरबार की गंभीरता को बनाए रखने के लिए इसके द्वारा एक कार्य किया गया, जिसमें यह है कि इसने लैंगिक समानता, लैंगिक सीमा से ऊपर उठकर कार्य किया, जिसमें यह कि इसने पुरुषों की तरह टोपी और पोशाक पहनकर, या मतलब कहो कि पुरुषों की पोशाक पहनकर, जिसमें टोपी और कोट थे, जिन्हें पहनकर ये राज दरबार में आने लगी, पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया। ये सिर्फ इसलिए इसने किया ताकि राज दरबार की जो गंभीरता है वह बनी रह सके। तो अभी हमने रजिया सुल्तान के बारे में देखा कि रजिया सुल्तान ने क्या क्या कैसे कैसे कार्य किए, किस तरह से वह सिंहासन पर बनी रही, और क्या क्या उसके द्वारा कदम उठाए गए जिससे कि वह अपने खुद को सिंहासन पर बनाए रख सके। इसी क्रम में एक चीज ये देखते हैं कि जब इसके मतलब इसका अंत समय जब था, जब एक शासक था, मतलब एक अमीर था अल्तुनिया, जिसने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए जब रजिया सुल्तान दिल्ली से बाहर गई, तो दिल्ली के अमीर जो थे उन्हें एक मौका मिल गया कि जो रजिया है वो दिल्ली से बाहर है, तो क्यों ना उसकी सत्ता का परिवर्तन किया जाए या तख्ता पलट किया जाए। तो इसी क्रम में जब अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए रजिया दिल्ली से बाहर गई थी, तो इसी बीच इन्होंने रजिया को दिल्ली के बाहर कैद करा लिया और उसे बंदी बनाकर रख लिया, बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। तो इसके पश्चात दिल्ली का सिंहासन खाली हो गया, और दिल्ली के सिंहासन पर इन्होंने, तुर्के चहलगानियों ने, अपने हाथ की कठपुतली को, या ये कहें कि इल्तुतमिश का ही एक वंशज था, उसे गद्दी पर बिठा दिया और रजिया को गद्दी से हटा दिया। तो रजिया ने जब दोबारा पुनः गद्दी प्राप्त करने की कोशिश की, तो इस क्रम में रजिया ने अल्तुनिया से शादी की और जल्दी जल्दी में सैनिकों की भर्ती की, जो कि इसकी एक बड़ी गलती थी। तो सैनिकों की भर्ती करने के पश्चात इसने दिल्ली की ओर पुनः, दिल्ली की गद्दी को हासिल करने के लिए पुनः दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। लेकिन इसी बीच कुछ डकैतों ने रजिया की हत्या कर दी। तो 13 अक्टूबर 1240 के मध्य रजिया की हत्या कर दी, और रजिया का शासनकाल इसी बीच समाप्त हो गया था। तो इसके बाद जो कुछ छोटे छोटे उत्तराधिकारी हुए, जिसमें एक था बहराम शाह, ये 1240 से 1242 के मध्य गद्दी पर बैठा। इसी का कार्यकाल है जिस समय हिंदुस्तान में तैर बहादुर तैर बहादुर के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ। इसके पश्चात एक जो उत्तराधिकारी रहा वह था मसूद शाह, या 1242 से 1246 के मध्य ये गद्दी पर बैठा। इसके पश्चात एक जो उत्तराधिकारी हुआ वह था नसीरुद्दीन मोहम्मद। इसका कार्यकाल 20 वर्षों का माना जाता है। मतलब ये रजिया मतलब इल्तुतमिश के बाद सबसे अधिक समय तक गद्दी पर बैठने वाला शासक था। यह बलबन का दामाद था, और कहा जाता है कि 20 वर्षों तक, जब तक यह प्रशासन की गद्दी पर बैठा या दिल्ली की गद्दी पर बैठा, इस बीच वास्तविक शासक बलबन था, जो कि तुर्क चहलगानी का हिस्सा था, और इसने पर्दे के पीछे से रह के पूरे साम्राज्य को संभाला था। ये बात देख नसरुद्दीन मोहम्मद मात्र देखने के लिए शासक था, किंतु वास्तविक शासक बलबन था। नसरुद्दीन मोहम्मद के बारे में एक चीज और कही जाती है, वह यह है कि इसने जो तबकाती न, तबकात ए नासिरी तबकात ए नासिरी के जो लेखक हैं, मिनहाज उस सिराज, उन्हें संरक्षण प्राप्त किया था। इन्हीं के द्वारा लिखी गई तबकात नासरी में इस समय के शासन का वर्णन मिलता है कि शासन किस प्रकार का था, क्या क्या था। इसके पश्चात एक जो महत्वपूर्ण शासक जो
गुलाम वंश का था, वह था बलवन। इसके बारे में हम अगले एपिसोड में देखेंगे, मतलब अगले वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या इसके द्वारा कार्य किए गए। इसने एक सिद्धांत दिया था राजत्व का सिद्धांत। इसने इस सिद्धांत के द्वारा तुर्की अमीरों को तोड़ा था। इसने बताया था कि जो राजा है और राजा को जो गद्दी मिली है वह ईश्वर की कृपा से मिली है, उसे स्वयं ईश्वर ने दी है। तो जो राजपद की गरिमा है या उसकी जो मर्यादा है उसे बनाए रखने के लिए इसने क्या क्या काम किए। इसने सैन्य व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए, इसने आर्थिक क्या क्या सुधार किए, इसने कौन कौन से विभागों की स्थापना की। इन सभी को हम आगे आने वाले समय में देखेंगे। मैं हाँ जो बताने वाला हूँ वो ये, जैसे ये जो दिल्ली है जो मैंने बताए थे, बयाना, बयाना यहाँ पर है, जालौर है यहाँ, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, और रणथंभौर यहाँ। ये कुछ मतलब मैप पर ये कुछ चीज़ें हैं, मतलब स्थान है जिन्हें देखना। ये जिन्हें आरम शाह के द्वारा, जो आरम शाह के समय स्वतंत्र हो गए थे, जिन्हें इल्तुतमिश ने दोबारा जीता। तो ये कुछ लोकेशन है जो देख लीजिए, बाद में मतलब पढ़ने में आसानी रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो बेल आइकन का बटन होगा उसे क्लिक कर लें, जिससे कि हम अगर कोई भी नई वीडियो या कोई भी नया कोर्स आपके लिए लेके आएँ तो आप तक डायरेक्टली और सबसे पहले पहुंचे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।